सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं नेचर ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम, यानी भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति के बारे में कि भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति क्या है। ये जो टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर और एमए फाइनल के अंदर जो पुस्तक चलती है भारतीय शासन और राजनीति, उसके सिलेबस का पार्ट तो है ही है। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी ये बेहद लाभदायक है, चाहे वो आर्मी की तैयारी कर रहे हों, एयरफोर्स की, नेवी की, एसएससी की, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हों, या फिर वो आरपीएससी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उन सब में इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण क्या हैं, उसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक प्रसिद्ध कथन है कि संघवाद का मुख्य लक्षण संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और कार्यपालिका शक्तियों के विभाजन में निहित होता है, और हमारे संविधान में इस सिद्धांत को अपनाया गया है। ये कहना असत्य है कि राज्यों को केंद्र के अधीन रखा गया है। डॉक्टर अंबेडकर का ये जो कथन है, ये संविधान सभा में जो उन्होंने एक स्पीच दिया था उसका ये अंश है। कहने का मतलब हमारे यहाँ संविधान द्वारा केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। और ये बात अगर कोई कहता है कि भाई केंद्र के अधीन है राज्य, राज्यों की स्थिति तो बहुत खराब है, तो ये कथन असत्य है। भारतीय संविधान में एक संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, लेकिन भारत में कहीं भी संविधान में फेडरेशन वर्ड नहीं है, संघ राज्य शब्द नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों के संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें लिखा गया है इंडिया दैट इज़ भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत होगा वो राज्यों का संघ होगा। संविधान का जो पहला अनुच्छेद है उसमें ये लिखा गया है। दरअसल संघ राज्य और राज्यों का संघ, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है। जैसे अमेरिका है वो संघ राज्य है, एक फेडरल स्टेट है, लेकिन इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ है। दरअसल राज्यों का संघ शब्द का मतलब ये हुआ कि भारत जो है वो विभिन्न इकाइयों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, यानी राज्यों ने मिलकर भारत नहीं बनाया है। दूसरा, किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। जैसे अब ये कहे कि राजस्थान वाले कहें कि हम भारत से अलग होंगे, तो अलग नहीं हो सकते। तो हम संघ राज्य नहीं है, राज्यों का संघ है। लेकिन इसके विपरीत यदि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका संघ राज्य है। संघ राज्य होने का क्या होता है हिसाब किताब, देखो वर्ड एक जैसे लगते हैं, राज्यों का संघ या संघ राज्य, देखने में बात एक लगती है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। अमेरिका संघ राज्य है। दरअसल जब अमेरिका बना तो 13 राज्यों ने मिलकर यूनाइटेड होकर 13 स्टेट्स ने अमेरिका बनाया था, इसीलिए कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी 13 स्टेट्स ने यूनाइटेड होकर एक होकर अमेरिका बनाया था। अब राज्यों की संख्या बढ़कर हो गई अमेरिका में 50, और अमेरिका के ये जो राज्य हैं इनको अलग होने का अधिकार भी है, इनका अलग से संविधान भी होता है। अमेरिका में केंद्र का संविधान अलग है, राज्यों के संविधान अलग है। राज्यों को अमेरिका से अलग होने का भी अधिकार है, लेकिन भारत में किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ राज्यों का संघ शब्द प्रयुक्त किया गया है, संघ राज्य शब्द प्रयुक्त नहीं किया गया है। भारतीय संघ में अगर वर्तमान में बात करें तो चूँकि धारा 370 जो है जम्मू कश्मीर में समाप्त कर दी गई है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है, तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर हो गई है 9 और राज्य है 28। संघात्मक व्यवस्था क्या होती है और उसके क्या लक्षण होते हैं। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, यानी एक केंद्र सरकार काम करती है और राज्यों में राज्य सरकार काम करती है, और उनकी शक्तियाँ अलग अलग होती हैं। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, पर्टिकुलर विषय के ऊपर उनका पूरा अधिकार होता है। दरअसल संघात्मक व्यवस्था एक लिमिटेड गवर्नमेंट, एक सीमित सरकार के तहत की गई कि भाई कोई भी सरकार बहुत शक्तिशाली नहीं हो जाए। जैसे केंद्र सरकार को सारी ताकत दे दी जाए तो केंद्र सरकार इतनी पावरफुल हो जाएगी कि वो लोगों के अधिकार और स्वतंत्रताओं को नष्ट करने लगेगी। तो इसमें संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा करके दोनों की, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों की शक्तियों को सीमित कर दिया गया है। अब संघात्मक व्यवस्था वाले देशों की कुछ खास व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे लिखित और कठोर संविधान होता है, संविधान सर्वोच्च होता है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, सर्वोच्च न्यायालय पाया जाता है। इसके अलावा उच्च सदन जो है वो राज्यों का सदन होता है।
ये सारी संघात्मक व्यवस्था के लक्षण होते हैं। दुनिया में संघात्मक व्यवस्था का आदर्श देश संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है, अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है। हमारे देश में जो संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है वो कनाडा मॉडल अपनाया गया है। यानी कनाडा के अंदर क्या होता है कि केंद्र जो है उस केंद्र के झुकाव वाली संघात्मक व्यवस्था है और अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो भी केंद्र के पास होती हैं। तो हमारे यहाँ कनाडा मॉडल की संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। तो भारत में कौन कौन से लक्षण मौजूद हैं संघात्मक व्यवस्था के? सबसे पहले अपन बात करते हैं तो लक्षणों में सबसे पहला है शक्तियों का विभाजन। हमारे यहाँ केंद्र राज्यों में मैंने जैसे बताया शक्तियाँ बांट दी गई हैं, 3 सूचियों के द्वारा बांटी गई हैं। जैसे संघ सूची में 97 विषय हैं, फिलहाल ये विषय बढ़कर 100 हो गए हैं। इन विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। इसके अंदर महत्वपूर्ण विषय जैसे अपन बात करें तो इसके अंदर आते हैं जैसे रक्षा, विदेश संबंध, मुद्रा, डाक, तार, संचार, टंकण, ये रेलवे, बैंकिंग, बीमा, ये सब संघ सूची के विषय हैं, यानी प्रमुख विषय केंद्र सरकार के पास हैं। दूसरी बात करें राज्य सूची के विषय, पहले 66 थे, वर्तमान में विषय घटकर 61 रह गए हैं। और इसके अंदर आते हैं राज्य सूची के अंदर जो महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे स्थानीय स्वशासन है, शिक्षा है, जेल है, पुलिस है, न्यायालय है, नागरिकों का स्वास्थ्य है, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची के अंदर 47 विषय थे, इन विषयों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। इसके अंदर जैसे अपन विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, अब उसको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। कारखाने, श्रमिक कल्याण, फौजदारी कानून, ये सारे के सारे समवर्ती सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है और राज्यों को भी है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो केंद्र को दी गई हैं। तो कनाडा मॉडल की व्यवस्था हमारे यहाँ अपनाई गई है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा भी था कि संघात्मक सरकार का मुख्य लक्षण होता है विधायिका और कार्यपालिका सत्ता का केंद्र तथा इकाइयों में वितरण करना है। इस सिद्धांत का हमारे संविधान में अनुसरण भी किया गया है। ये कथन असत्य है कि राज्यों को केंद्र के अधीन रखा गया है। केंद्र अपनी इच्छा से विभाजन रेखा नहीं बदल सकता, यानी शक्तियों के इस बंटवारे को केंद्र नहीं बदल सकता और न ही न्यायालय इसमें परिवर्तन ला सकता है। दूसरी संघात्मक व्यवस्था का कौन सा लक्षण हमारे यहाँ मौजूद है, वो है संविधान की सर्वोच्चता। यद्यपि भारतीय संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से यूएसए की तरह ये नहीं लिखा हुआ कि संविधान सर्वोच्च है, लेकिन हमारे यहाँ संविधान वास्तव में सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए, लेकिन जब संविधान सर्वोच्च नहीं हो तो संसद उसको मनमाने तरीके से बदल देगी और राज्यों की शक्तियाँ छीन लेगी। इसलिए संविधान का सर्वोच्च होना आवश्यक है और उस सर्वोच्च संविधान का जो है उल्लंघन कोई भी सरकार नहीं कर सके, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो। कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो संविधान के विरुद्ध हो। भारत का राष्ट्रपति, राज्यपाल और अन्य जितने प्रमुख पदाधिकारी हैं वो संविधान के अनुसार कार्य करने की शपथ लेते हैं। संक्षेप में, इस देश में कोई भी शक्ति संविधान के ऊपर नहीं है, यानी इस देश में कोई भी संविधान से बड़ा नहीं है। संविधान सर्वोच्च है। तीसरा, उस संविधान की रक्षा करने की संस्था भी चाहिए। संविधान को आपने सर्वोच्च तो मान लिया, लेकिन संविधान का कोई अतिक्रमण करे तो क्या किया जाए, संविधान का कोई उल्लंघन करे तो क्या किया जाए। इसके लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होना आवश्यक है। हमारे यहाँ सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे राज्यों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। संसद या राज्य की कानून विधानसभा कोई ऐसा कानून बनाती है या कार्यपालिका ऐसा कोई आदेश, नियम, उपनियम घोषित करती है जो संविधान के विरुद्ध हो, तो सर्वोच्च और उच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 13 में साफ रूप से लिखा गया है कि मूल अधिकारों का अतिक्रमण करने वाली कोई भी विधि जिस सीमा तक मूल अधिकारों का अतिक्रमण करेगी उस सीमा तक अवैध और शून्य घोषित न्यायालय द्वारा की जा सकेगी। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का प्रावधान है। अनुच्छेद अगर अपन बात करें 226 के तहत तो इसमें और प्रावधान उच्च न्यायालय को दिए गए हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि संविधान की व्याख्या और रक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय हमारे यहाँ पर है। डॉक्टर KV राव ने भी कहा था, इस दृष्टि से हमारा संविधान पूर्व सोवियत संघ या स्विट्जरलैंड के संविधान से भी अधिक संघात्मक है। चौथा, लिखित और कठोर संविधान। दरअसल संविधान में शक्तियों का बंटवारा भी कर दिया, रक्षा करने के लिए न्यायपालिका भी कर दी,
लेकिन मान लो संविधान लचीला है, संसद मनमाने तरीके से उसको बदल डाले तो फिर उस शक्तियों के बंटवारे का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो संविधान निर्माता चाहते थे कि सारी चीज़ें लिखित होने के साथ साथ थोड़ा सा संविधान कठोर भी होना चाहिए। हमारे यहाँ जो केंद्र राज्यों के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, इसको बदलने के लिए जो देश की संघात्मक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले जो प्रावधान हैं उनको बदलने के लिए बहुत ज़्यादा बहुमत चाहिए होता है। जैसे संसद में जो कुल सदस्य संख्या है दोनों सदनों की, उनके आधे से अधिक उपस्थित और मतदान के 2/3 सदस्यों का समर्थन तो चाहिए ही चाहिए। संघात्मक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले जो संविधान संशोधन हैं उनको पारित होने के लिए देश के कुल राज्यों के आधे से ज़्यादा विधानमंडलों का समर्थन भी आवश्यक है। यानी केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे को यदि केंद्र सरकार मनमाने तरीके से बदलने का प्रयास करती है तो संसद के साथ साथ देश के आधे राज्यों की विधानमंडलों की स्वीकृति भी उसमें होनी जरूरी है। तो ये बड़ा कठोर प्रावधान है। तो हमारे संविधान जो है इसमें संघात्मक व्यवस्था की रक्षा करने के लिए लिखित और कठोर संविधान का प्रावधान किया गया है। पांचवी जो बात है कि उच्च सदन राज्यों का सदन होना। हमारे यहाँ उच्च सदन, जिसे हम वयोवर्ध सदन या राज्यसभा भी कहते हैं, राज्यों का सदन है। यानी राज्यसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते, बल्कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के विधानमंडलों द्वारा चुने जाते हैं। और ये जो प्रतिनिधित्व है ये राज्यों की समानता के सिद्धांत पर नहीं है, बल्कि जनसंख्या के आधार पर। यानी जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है उनकी राज्यसभा में सीटें ज़्यादा हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा राज्यसभा में सीटें 31, और जिन राज्यों की जनसंख्या कम है उनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व भी कम है। तो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व राज्यसभा में विभिन्न राज्यों को दिया गया है। ये राज्यसभा, इसे राज्यों का सदन कहते हैं क्योंकि राज्यों के विधानमंडल के सदस्य इनका चुनाव करते हैं ताकि राज्यों के हितों की भी रक्षा की जा सके। तो इन सारे प्रावधानों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है। और एम.वी. पायली ने भी लिखा है कि भारतीय संविधान के संघीय होने न होने पर विवाद उठाने का कोई कारण नहीं है। संविधान संघवाद की कसौटी पर खरा उतरता है। तो आज हमने भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों की चर्चा की। आपका जो कल का असाइनमेंट है वो ये है कि आप भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों को सूचीबद्ध करेंगे और लिखित रूप से हमारे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित करेंगे। आपको कोई समस्या हो तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं और कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।